मैं आज माइक्रो स्पेक्ट्रोस्कोपी की नेक्स्ट क्लास ले रहा हूँ। इससे पहले की क्लास में मैंने आपको बता दिया था कि जो अणु है उसके माइक्रो सक्रिय होने के लिए आवश्यक है कि उसमें स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण हो। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि जो रेखिक अणु होते हैं उनके लिए IB बराबर होता है IC बट नॉट इक्वल टू IA, यानी एंड ओवर एंड रोटेशन का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो तो एक्टिव होता है इसमें, लेकिन ये एंड ओवर जो अलोंग द एक्सिस रोटेशन है उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया को 0 माना जाता है। अब बात आती है, क्योंकि उसमें डाइपोल चेंज नहीं होता। अब आता है हमारे पास जो टॉपिक है वो है दृढ़ घूर्णक, यानी रिजिड मॉलिक्यूल, या हम यूँ कह सकते हैं रिजिड रोटेटर, या यूँ भी कह सकते हैं रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल, जो कि हमारे सिलेबस में है। रेखिक अणु दो प्रकार के हो गए, एक तो हो गया रिजिड रोटेटर, एक होगा नॉन रिजिड रोटेटर। तो हम जो बात कर रहे हैं, हम कर रहे हैं यहाँ पर रिजिड रोटेटर यानी कि दृढ़ घूर्णक की बात कर रहे हैं। अब दोनों में अंतर क्या होता है कि अगर हम कहते हैं दृढ़ घूर्णक और दूसरा, अगर मान लो मैं लेता हूँ अदृढ़ घूर्णक, तो दृढ़ घूर्णक और अदृढ़ घूर्णक का मतलब ये हो गया कि यहाँ रोटेशन के दौरान अणु में वाइब्रेशन नहीं होता है, यानी इस तरह से एक रिजिड बॉन्ड हो गया और ये क्या कर रहा है, जब रोटेट कर रहा है तो उसमें घूर्णन के दौरान किसी प्रकार का कंपन नहीं हो रहा। लेकिन यहाँ अदृढ़ घूर्णक का तात्पर्य, या हम कहेंगे नॉन रिजिड रोटेटर का तात्पर्य है कि यहाँ घूर्णन के दौरान अणु क्या कर रहा है, यानी घूर्णन इतने फास्ट हो रहे हैं कि घूर्णन के दौरान वो वाइब्रेट भी कर रहा है, यानी एक तरह से घूर्णन इतने फास्ट हो रहे हैं कि वो माइक्रोवेव रीजन से IR रीजन की तरफ चला जाता है। तो ये तो अभी हमारे डिटेल नहीं है, हमें जो करना है वो है हमारे दृढ़ घूर्णक यानी रिजिड रोटेटर। अब हम जानते हैं कि जो रोटेशनल एनर्जी है, लाइक ऑल अदर फॉर्म ऑफ मोलिकुलर एनर्जी आर क्वांटाइज, यानी कि घूर्णन ऊर्जा सभी प्रकार की आणविक ऊर्जाओं के समान क्या होती है, क्वांटीकृत होती है। और इसको हम डिटरमाइन करते हैं, इसको ज्ञात करते हैं बाय सॉल्विंग श्रोडिंगर इक्वेशन। और ये जो डिपेंड करती है ये अणु की ज्यामिति पर निर्भर करती है। तो हम कह रहे हैं कि हम जो रोटेशनल एनर्जी यानी क्या, घूर्णन ऊर्जा, इसको हम कैसे ज्ञात करते हैं, इसको ज्ञात करते हैं श्रोडिंगर समीकरण को हल करके। और हमें डायरेक्ट ही वो वैल्यू लिखनी है, यानी घूर्णन ऊर्जा हमारे पास किसके बराबर हो गई, ये हमारे पास हो गया, यानी घूर्णन ऊर्जा, ये रहा घूर्णन ऊर्जा, और ये h² और यहाँ हो गया 8π² I, और ये J+1। अब यहाँ एक तो I जो है वो हमारे को हम पहले ही बता चुके हैं रेखिक अणु है, और रेखिक अणु में I किसके बराबर होगा, या तो IB होगा और IC होगा, लेकिन वो IA नहीं होगा, क्योंकि IA तो रेखिक अणु के लिए 0 होता है। दूसरा आता है J का मान जो है वो 0, 1, 2, 3 डैश डैश डैश, यानी J का मान जब मैं 0 रखूंगा यहाँ पर तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, 1 रखूंगा तो ये तो होगा ही होगा, उसमें ये 1 और 1+1 यानी कि 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसे 2 रखूंगा तो ये पर्टिकुलर जो 2+1 इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, यानी एक निश्चित मात्रा में बढ़ रही है। तो हम यही कह रहे हैं कि ये जो ऊर्जा होती है, कौन सी, घूर्णन ऊर्जा, ये क्वांटीकृत होती है। अब हम इसको J क्या हो गया यहाँ पर, एक और चीज, ये है घूर्णन क्वांटम संख्या। अब हम इसमें जो ले रहे हैं ये E बराबर हमें पता है h न्यू होता है, यानी हम यूँ लिख सकते हैं hc/λ, यानी hc, और अब 1/λ को हमने किस में लिख दिया, ये इस प्रकार से एप्सिलॉन जिसको हम कहेंगे ये, और ये क्या हो गया, वेव नंबर, बाहर हमने कर दिया एप्सिलॉन, यानी तरंग संख्या के रूप में हमने इसको लिख दिया। तो मैं इसकी जगह रख रहा हूँ hc, ये हमने रख दी, ये वैल्यू जो है ये कहाँ पर पुट कर दी, इसमें। तो हमारे पास आ गया h² 8π² I J+1, और ये तो हम जूल में ही लिखेंगे। ये यहाँ पर अब चूंकि ये हमने ले लिया तरंग संख्या किस में ले रहे हैं हम, यहाँ पर सेंटीमीटर इनवर्स में। ये मैं अब यहाँ से मिटा रहा हूँ। इस पूरे टर्म को पहले एक बार मैं यहाँ से h से ये हटा दिया, h², यानी हमारे पास आ गया एप्सिलॉन बार हो गया ये, और h 8π² IC,
और ये हो गया J इंटू जे प्लस 1 सेंटीमीटर इनवर्स। ये जो पूरा टर्म है इसको हमने कांस्टेंट मान लिया। क्यों कांस्टेंट मान लिया? क्योंकि H हमें पता है प्लांक कांस्टेंट है, 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। I जो है वो पर्टिकुलर जो मॉलिक्यूल है उस पर डिपेंड करेगा। C है प्रकाश का वेग, यानी जो प्रकाश का वेग। I क्यों डिपेंड करेगा? क्योंकि हमें पता है वो किस पर हो गया, μr²। तो ये हमें पता है कि पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के रिड्यूस मास और इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जो होगा वो निश्चित होगा। तो इसको हमने एक कांस्टेंट मान लिया, वो हमारे पास क्या हो गया B, और ये J इंटू जे प्लस 1 सेंटीमीटर इनवर्स। B क्या हो गया यहाँ पर, घूर्णन स्थिरांक यानी रोटेशनल कांस्टेंट। ये क्या हो गया, रोटेशनल कांस्टेंट, घूर्णन स्थिरांक। और J अभी मैंने आपको क्या कहा था, घूर्णन क्वांटम संख्या यानी रोटेशनल क्वांटम नंबर, जिसका मान होता है 0 1 2 3 डैश डैश डैश। तो ये हमारे पास आ गया तरंग संख्या के रूप में घूर्णन ऊर्जा का मान, तरंग संख्या के रूप में। ठीक है, अब हम ये मान क्या रखेंगे, J बराबर हमने रखा 0, तो हमें ये क्या मान प्राप्त होगा, ये मान हमें प्राप्त होगा इस प्रकार से। ये वैल्यू हो गई में 0, क्योंकि ये 0 रखा है यहाँ पर। J का मान जब हमने 1 रखा तो ये हमें कितना मान, यानी यहाँ पर भी मैं 0 लिख देता हूँ, J की जगह 0। ये 1 रखा तो 1 रखा तो यहाँ पर कितना हो गया, ये हमने करा B, और ये हो गया 1, और ये 1 प्लस 1, यानी हमारे पास कितना आ गया, ये 2B सेंटीमीटर इनवर्स। ऐसे ही J बराबर हमने 2 रखा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ 2, ये B, ये 2 और 2 प्लस 1, तो यानी आ गया हमारे पास 3 और ये 2 6B सेंटीमीटर इनवर्स। ऐसे ही J बराबर 3, एक और वैल्यू बता रहा हूँ इसमें, ये हमने यहाँ रखा 3, तो हमारे पास आ गया B, और यहाँ आ गया 3 और 3 प्लस 1, यानी हो गया ये 12B सेंटीमीटर इनवर्स, एंड सो ऑन। इसी तरह से आगे वैल्यू रखते जाएंगे। तो इस प्रकार जब J के मान, यानी हम किसके रख रहे हैं, घूर्णन क्वांटम संख्या के मान इस ऊर्जा के मान में रख रहे हैं, यानी ये सेंटीमीटर इनवर्स में दी, यानी तरंग संख्या के रूप में जो वैल्यू दी है उसमें हम रख रहे हैं, तो हमें डिफरेंट प्रकार के ऊर्जा स्तर प्राप्त हो रहे हैं। इन्हें हम कहेंगे अनुमत घूर्णन ऊर्जा स्तर। ये सेंटीमीटर इनवर्स के रूप में वैल्यू है। अगर आपसे जूल के रूप में पूछे तो इसे जूल में कन्वर्ट किया जा सकता है, जो मैं आपको फॉर्मूला बता चुका हूं। तो अब मैं अगर मान लो इन वैल्यू को रखते हुए इन वैल्यू को रखता हूं तो हमें क्या प्राप्त होता है, एक निम्न प्रकार से घूर्णन ऊर्जा स्तर प्राप्त होते हैं। तो कैसे होंगे वो ये रहा, सबसे पहले हमने रखा ये रहा 0, ये J का मान हम इधर रखेंगे, ये J का मान इधर, ये 0। अब J का मान हमने रखा 1, तो ये भी हमें 0 ही प्राप्त हुआ था। किसका मान, ये रहा सेंटीमीटर इनवर्स में। किसका मान है ये है घूर्णन ऊर्जा स्तर, अनुमत घूर्णन ऊर्जा स्तर, अलाउड रोटेशनल एनर्जी लेवल। तो ये आ गया हमारे पास कितना, 2B। अब मान लो मैं 2 रखता हूं तो ये कितना हो गया, 2 रखने पर J बराबर अगर मैं 2 रखता हूं तो मैंने अभी आपको वैल्यू की फॉर्मूला क्या बताया था, ये फॉर्मूला बताया था। तो मैं यहाँ 2 रखता हूं तो 2 प्लस 1 यानी 3 और ये 2 6 हो गया। तो यानी हमने 2 रखने पर हमें कितना मान प्राप्त हो जाएगा, 6B। तो हमें ये ध्यान रखना होगा, जब हम ये लेवल बना रहे होंगे तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये 2 का हो गया और 2 का ये फिर 4 और फिर ये 6, इस तरह से। अब मान लो मैं रखता हूं यहाँ पर 3 रखता हूं, तो 3 में मैंने कितना कहा था, 3 प्लस 1 यानी 4 और इंटू 3 यानी कितना हो गया यहाँ पर 12। तो यानी 3 रखने पर हमें कितना प्राप्त होगा, 12, ये 12B। ये हम देख रहे हैं यहाँ पर ये 6B और 6 का दुगना ही लगभग कितना हो जाएगा, 12B। ये यहाँ से 12B।
अब मान लो मैं 4 रखता हूँ, यहाँ पर 4, तो ये 4 आपने रखा तो 4 प्लस 1 यानी कितने पर आ जाएगा आपकी बार, ये आ जाएगा 20 बी पर। तो मैं एक और वैल्यू रख देता हूँ यानी 20, ये लगभग कितना हो गया, ये 12 हो गया। तो 12 और यहाँ लगभग हम मान लेते हैं इसको, ये 8 हो रहे, तो यानी हो गया ये टोटल इस तरह से 20 बी, और इसी तरह से आगे भी हम वैल्यू रखते जाएंगे। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मान लो आपसे कहा जाए कि आप है ना, अगर मान लो जे का मान 10 है तो उस समय घूर्णन ऊर्जा का मान कितना होगा। तो हम कहेंगे ये हमने रखा 10, ये रखा बी, ये हमने कर दिया यहाँ जे की जगह 10 प्लस 1 यानी कितना हो गया 11 इंटू 10 1 ये कितना हो गया 11 इंटू 10 और ये बी यानी कितना हो गया 110 बी सेंटीमीटर इनवर्स। यानी 10 जे बराबर 10 यानी 10वें लेवल के लिए ऊर्जा का मान सेंटीमीटर इनवर्स के रूप में निम्न प्रकार से प्राप्त हो रहा है। आज के लिए हम इतना ही लेंगे, अगला टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।